जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और दोस्त, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपका सिख धर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज। आप सबको पता है कि हम अपने 4 टारगेट्स पूरे कर चुके हैं और आज हमारा ये साथी 5वां टारगेट होगा, 5th टारगेट होगा। और टारगेट बैच आप जानते हैं जो कि एसएससी एग्जाम्स में तैयारी के लिए लास्ट टाइम पर आपकी चीज़ों को एक इंटेंस तरीके से लर्न कराने के लिए आया है। तो टारगेट बैच को थम्स अप करके बताएं आप अच्छे से फॉलो करते हैं अपने टारगेट्स को या नहीं। जो आपको पता होना चाहिए कि भी कौन सा टारगेट, अब तो हम कई दिन के बाद मिल रहे हैं, 2 दिन के बाद मिल रहे हैं, तो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा इसको। शुरू करें बॉस आज की क्लास को। तो आज के टारगेट में सिख धर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपके टारगेट पर होना चाहिए उसको देखेंगे। बबीता पाल, ज्योति कुशवाहा, बाबरिया नेमिस, उत्तम कुमावत, रेक्ल्यूज, ज्योति जांगेड़, पूजा भारती, जुगनू, स्नेहा राज, कोमल, नवीन सर की शिष्या, अनस खान, विनय नशाद, पवन, रोहित कुमार प्रजापति, सारे साथियों का स्वागत है एकदम दिल से। तो शुरू करेंगे आज के टारगेट को। हाँ, आज सबसे पहला है हमारा सिख धर्म। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी। सिख धर्म की जो स्थापना की है साथी, वो की है आपकी किसने, गुरु नानक देव जी ने। अर्थात कभी भी पूछा जाएगा कि सिखों की जो परंपरा हुई उसमें पहले गुरु कौन थे, तो इतना तो हम सबको पता होना चाहिए कि भाई अगर हम आपसे पूछें कि सिखों के कुल कितने गुरु हुए, तो कितने गुरु हुए थे कुल, तो आप कहेंगे भैया कुल 10 गुरु हुए, जिनमें से पहले थे आपके गुरु नानक देव जी। सिख का अर्थ होता है शिष्य यानी कि स्टूडेंट। इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 अप्रैल 1469 को। ठीक है, मृत्यु उतनी नहीं पूछी जाती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ। जो करतारपुर नगर है, करतारपुर कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, अक्सर आपका न्यूज़ में भी आप देखते होंगे, तो इन्हीं के नाम पर है। जन्म स्थान इनका तलवंडी है, कभी कभार पूछा जाता है दोस्त। कौन सा जन्म स्थान है इनका, तलवंडी इनका जन्म स्थान है, तलवंडी। अब ननकाना साहिब बोलते हैं इसको। पिता इनके मेहता कालू थे और माता थी इनकी तृप्ता देवी। ये जनरल इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। संगत और पंगत यानी कि लंगर व्यवस्था, मुझे बताओ गुरुद्वारों में लंगर लगता है जिसमें खाना मिलता है, गुरुद्वारों में लंगर आयोजित होता है, यस और नो, तो वो किसने शुरू किया था, तो वो पहले गुरु थे। पहले गुरु थे जिन्होंने उसको शुरू किया, संगत और पंगत को। इनकी पुस्तक का नाम जपूजी है। ज्ञान की प्राप्ति कालीबेन या बेई नदी के तट पर इनको हुई। इनके उत्तराधिकारी हुए लहना। बाबर और हुमायूं का जब शासन था, बाबर का शासनकाल बताइए कब से कब तक था, 1526 से 1530। और हुमायूं का शासनकाल था 1530 से 1540। फिर 15 साल का निर्वासन था उसका, और 1555 में वापस आया था, और 1556 में सीढ़ियों से गिर गया था, तो उसके टाइम पे थे। कबीर थे आपका, चैतन्य महाप्रभु थे। ये सब किसके टाइम पर थे, ये सब लोग थे आपका जब गुरु नानक देव थे। 550वीं जयंती हुई इनकी 2019 में, क्योंकि जन्म कब हुआ, 1469 में। दूसरे गुरु कौन हुए, बहुत बार रिपीट होता है सिखों के दूसरे गुरु कौन थे, तो गुरु अंगद देव है। कौन थे, गुरु अंगद देव। यही है लहना, जिनका अभी हमने बताया उनके उत्तराधिकारी हुए। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन से गुरु हैं, गुरु अंगद देव। अब ये गुरुमुखी लिपि क्या है भैया, देखिए हर भाषा को लिखने की एक स्क्रिप्ट होती है। जैसे आप अंग्रेजी लिखते हैं, जैसे मैं लिख दूं ABC, तो ये क्या लिख रहा हूं मैं रोमन लिपि लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं, रोमन। तो हर भाषा की लिखने की अपनी लिपि होती है। जैसे आप मुझे बताएं हिंदी की लिपि कौन सी है, तो आप कहोगे हिंदी की भैया जी लिपि जो है वो है आपका देवनागरी। तो हर भाषा की अपनी लिपि होती है। ऐसे ही पंजाबी की लिपि कौन सी है, वो है गुरुमुखी। लंगर व्यवस्था को शुरू तो गुरु नानक देव ने किया, लेकिन उसको स्थायी किसने किया था, क्या बोलेंगे, लंगर व्यवस्था को स्थायी किया गुरु अंगद देव ने। ठीक है, स्थायी कर दिया इन्होंने। किसने स्थायी किया था, गुरु अंगद देव ने स्थायी किया। पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार किया इन्होंने। 1552 में व्यास नदी के तट पर देह त्याग दिया, ये नहीं याद रखना है। तीसरे गुरु कौन हुए, तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास। अब तक कितने गुरु हुए, 3 गुरु। पहले गुरु बताओ कौन थे, गुरु नानक देव। तो ऐसे बोलते हैं, नान खा के अंगद अमर हो गए, अंगद अमर हो गए। तो ये 3 गुरु हैं शुरुआत के, नानक, गुरु नानक देव, अंगद देव, गुरुदेव अंगद जी, और गुरुदेव अमरदास जी।
तो गुरु अमरदास थे जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, अंतरजातीय विवाह होने चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, ठीक है, और विधवा विवाह जो विडो मैरिज है उसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए, उसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। ये सब किसने कहा था? ये कहा था आपका गुरु अमरदास ने। गुरु रामदास चौथे गुरु हुए। इन्होंने साथी अमृत सरोवर की स्थापना की। अमृत सरोवर समझ रहे हैं? कितने लोगों ने स्वर्ण मंदिर को देखा है? स्वर्ण मंदिर, तो स्वर्ण मंदिर आप देखोगे तो वहां पर जो वो तालाब है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अमृत सरोवर। उसी के नाम पर अमृतसर शहर का नाम पड़ा है। पंजाब का 1 वर्ष का लगान अकबर ने माफ किया था, ठीक है। अकबर ने 500 बीघा जमीन भी दी थी इन्हीं गुरु के कहने पर। बीबी भानी थी ये रामदेस की पुत्री, कई जगह तो उनको पत्नी कहा जाता, कई जगह पुत्री, तो रामदास जी की पत्नी थी। इसी जमीन पर रामदास, गुरु रामदास जी ने अमृतसर में अमृत जलाशय तथा अमृतसर शहर की स्थापना की। अमृतसर का जो पुराना नाम था वो था रामदासपुर। तो आपको याद रखना है इसमें अमृत सरोवर का पॉइंट सिर्फ। पांचवें गुरु सबको पता है, गुरु अर्जुन देव। बताओ किसने हत्या कराई थी गुरु अर्जुन देव की? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या कराई थी आपका जहांगीर ने, हम आपको बता चुके हैं। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? जैसे हर धर्म के साथ ही एक पवित्र पुस्तक होती है ज्यादातर, जैसे इस्लाम में पवित्र पुस्तक कुरान है, आपका ईसाइयत में बाइबल है, उसी तरह कहा जाता है आपका कि भाई एक धार्मिक पुस्तक होती है। तो सिखों की जो सबसे धार्मिक पुस्तक है वो कौन सी है? तो सबसे धार्मिक पुस्तक है आदि ग्रंथ। और आदि ग्रंथ की रचना किसने की? पांचवें गुरु, जिनकी हत्या जहांगीर ने कराई थी। आदि ग्रंथ पुस्तक में ही संत रैदास और कबीरदास जी के बारे में भी जिक्र है। हरमंदिर साहिब का निर्माण इन्होंने कराया, और इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी सूफी संत मियां मीर ने। मियां मीर का नाम आपने कहां पर पढ़ा था, बता सकता है कोई? आपको याद हो हमने बताया था शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा सिकोह को गद्दी पर बिठाना चाहता था। दारा सिकोह के गुरु रहे थे, दारा सिकोह के गुरु रहे थे आपका मियां मीर। भैया फोटो में देखा है अमृतसर, सिलेक्शन के बाद लेके जाना भाभी जी घुमाने के लिए। गोविंदपुर शहर व्यास नदी की स्थापना की इन्होंने। छठे गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। इन्होंने गुरु पद को बोला कि भाई गुरु पद पैतृक रहेगा, यानी कि जो जिसका बेटा है वही गद्दी पर बैठेगा। अमृतसर नगर की किलेबंदी की, सिखों को योद्धा रूप दिया, 1628 में शाहजहां की मुगल सेना को पराजित किया, और अकाल तख्त का निर्माण कराया। तो कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने अकाल तख्त को बनवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट। गुरु हरराय ये 7वें गुरु हुए। इन्होंने दारा शिकोह जो था आपका उसकी शुरुआत की, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। भैया जहांगीर ने इसकी जो हत्या की खुसरो का साथ देने के कारण की थी। हाँ जी, ये बताया था हमने, अस्मिता शर्मा, एकदम ठीक आंसर आपने दिया है। गुरु हरकिशन ये 5 वर्ष की अवस्था में गुरु बने, चेचक से इनकी डेथ हो गई थी। नवे गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, इनको कहा जाता है हिंद की चादर। और इनकी हत्या किसने कराई थी? औरंगजेब ने कराई थी। क्यों कराई थी बताइए? क्योंकि उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया था और कश्मीरी जो ब्राह्मण थे उनकी हेल्प की थी। शीशगंज गुरुद्वारे पर शहादत हुई थी, इनकी सिर काट दिया गया था, इसलिए शीशगंज बोलते हैं। आनंदपुर नगर नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने बसाया था। 10वें गुरु कौन है? पहले तो ये पूछा जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो साथी इनका जन्म हुआ, जन्म स्थान इंपोर्टेंट है, पटना में 1666 में। इन्होंने 5 ककार लाए किसके लिए? आपका सिख धर्म के लिए, जिनमें कैसे शुरू होता है? कंघा कॉम्ब रखोगे, कच्चा अंडरवियर पहनोगे, केस यानी हेयर, आपका कड़ा पहनोगे हाथ में, और कृपाण जो वो छोटा चाबुक होता है, चाकू होता है छोटा, ठीक है। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, और इन्होंने बोला कोई गुरु नहीं होगा, अब अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इनके बाद में कोई गुरु नहीं होगा, और गुरु प्रथा को इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने कहा गुरु ग्रंथ साहिब ही है और वही अगला गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब ही। पाहुल त्योहार शुरू किया इन्होंने सिखों का। पुरुषों को सिंह और महिलाओं को कौर टाइटल धारण करने को कहा। आपने भी देखा होगा कई बार पुरुष जो हैं वो सिंह लगाते हैं, और बहुत सारी महिलाएं, दलजीत कौर, मनप्रीत कौर, हरप्रीत कौर, देखें ऐसे? यस और नो? जो साथी नया आया है, कोई भी साथी कक्षा में, वो प्लीज क्लास 1 से पढ़े। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, आप क्लास 1 से पढ़िए। जब पहली क्लास हमने पढ़ाई है आपको, सबसे पहले आपको स्टैटिक जीके की क्लास में जाना है। स्टैटिक जीके की पहले सारी क्लास कीजिए, और फिर हिस्ट्री के टारगेट्स पर आइए, फिर हिस्ट्री के टारगेट्स पर आइए साथी। रिक्वेस्टिंग टू यू, प्रार्थना करते हैं हम आपसे, तभी आप समझोगे। क्या बोलोगे? गुरु गोविंद सिंह
नांदेड़ महाराष्ट्र में एक पठान ने इनकी हत्या कर दी थी। इनकी रचना का नाम जफरनामा है। अच्छा मुझे बताइए, गुरु नानक देव जी की पुस्तक कौन सी बताई थी हमने आपको? तो वो बताइए हमने आपको कौन सी? भैया जप्पू जी बताइए। और बाबर वाणी बताइए। हुक्मनामा जारी किया सिखों का अगला नेता जो होगा वो कौन होगा? तो पूछा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में सिखों की जो कमांड संभाली थी वो किसने संभाली थी? तो अगला नेता बंदा सिंह बहादुर होगा, बंदा सिंह बहादुर होगा। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह और मुगल संघर्ष। गुरु गोविंद सिंह जी थे आपका, तो उन्होंने क्या मुगलों से संघर्ष किया था? हाँ जी भैया। नादौन का युद्ध हुआ था। इसमें जो गुरु गोविंद सिंह जी की तरफ से थे भीमचंद्र थे और इधर से मुगल सेना थी। भीमचंद्र को समर्थन दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है। बंदा सिंह बहादुर जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में कमांड संभाली थी, क्या कमांड, इन्होंने भी बहुत मुगलों को कई जगह पराजित किया था। इनके गुरु थे जानकी दास बैरागी। ठीक है। और ये नाम बदल के आपका इन्हीं के नाम पर किस नाम से? माधोदास बैरागी के नाम से। कौन? बंदा सिंह बहादुर गद्दी पर बैठता है। अन्य नाम है आपका, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास के नाम से अंतिम रूप में जाने गए। अच्छा सॉरी, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे दी अभी एक, रियली सॉरी, अभी हमको एक कन्फ्यूजन हो गया। ये हमने आपको बताया ना, इनके जो गुरु थे वो थे जानकी दास बैरागी। तो पहले इन्होंने अपने यहाँ से नाम बदला था गुरु ने इनके ने माधोदास बैरागी, और इन्होंने क्या बोलेंगे? माधोदास। इनके शिष्य थे लक्ष्मण दास। तो लक्ष्मण दास नाम किसका है? वो बंदा सिंह बहादुर का है। ठीक है। इन्होंने राजधानी बनाई थी लोहारगढ़ में, और फर्रुखसियर ने पंजाब को घेरने का आदेश दिया था। फर्रुखसियर याद है कौन सा शासक था? फर्रुखसियर घृणित शासक। कोई बता सकता है फर्रुखसियर का शासनकाल कब से कब तक था? तो इनके चार साहिबजादे हुए किनके? गुरु गोविंद सिंह जी के। कौन कौन थे? अजीत सिंह थे, जुझार सिंह थे, जोरावर सिंह थे, या फतेह सिंह थे। लेकिन इस लड़ाई में इन्होंने 1715 में आत्मसमर्पण कर दिया, और 796 सिखों के साथ में किया था। 16 जून 1716 को इनके शरीर के टुकड़े कर दिए गए। बंदा सिंह बहादुर के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। इस्लाम अपनाने के लिए इन पर दबाव बनाया गया था, लेकिन उन्होंने उसको नहीं अपनाया। बहुत बढ़िया, पीयूष गुप्ता जी ने लिखा है, बहुत शानदार, कि 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। वेरी गुड भैया। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों को इन्होंने दीवार में जिंदा चिनवा दिया था औरंगजेब ने। पवन नंद वंशी, हाँ जी। हमने आपको बताया था वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस इसी मेमोरी में हमने आपको बताया था। बताइए, डेट बतानी है सबको। भैया 1713 1719 था फर्रुखसियर। बहुत शाबाश, सबसे पहले आंसर दिया है पूजा भारती जी ने। वेरी गुड बच्चे। चमकौर का युद्ध हुआ, ये भी सिखों और अंग्रेजों के मध्य हुआ। चमकौर का युद्ध कब हुआ था? 1704 में। इसका नेतृत्व किया था जस्सा सिंह जी ने। इस युद्ध के बाद में जो आपका सिख संप्रदाय था उसमें 12 यूनिट्स बन गई थी, 12 टीम बन गई, ऐसे समझ लीजिए। और उन टीम को कहा जाता था मिसल। तो कितनी मिसल बनी थी सिख संप्रदाय में? बताइए, 12। इन्हीं मिसलों में से एक मिसल थी सुकर चकिया, और सुकर चकिया के जो चीफ थे उनका नाम था महार सिंह। महार सिंह, उन्हीं महार सिंह के बेटे हैं रणजीत सिंह, जो महाराजा रणजीत सिंह के नाम से जाने जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के नाम से जाने जाते हैं 1798 में। बोलेंगे जी कब? सुकर चकिया के प्रमुख महार सिंह, और महार सिंह के पुत्र थे रणजीत सिंह। ये 1798 में लाहौर के शासक बने। महाराजा रणजीत सिंह का तो नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने साथी स्वर्ण मंदिर पर वो सोने की आपका चादर लगवाई है। महाराजा रणजीत सिंह एशिया में सबसे बड़ी फौज इनके पास थी। तो 1798 में राजा बने, और इन्होंने महाराज की उपाधि कब धारण की थी महाराजा रणजीत सिंह ने? तो ये 1801 में। लाहौर की संधि इन्होंने किससे की? आपका अंग्रेजों से 1809 में। और इसमें क्या हो गया? सतलज के पूर्व का हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। जैसे कि हम आपसे बात करें, ये पंजाब था, और पंजाब में जो सतलज रिवर बहती है, तो अंग्रेजों ने क्या बोला कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के इधर वाला जो हिस्सा है, राइट साइड वाला, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा, और इधर आपका सिख वो शासन को चला सकते हैं। तो सतलज का जो पूर्वी हिस्सा था, ईस्टर्न जो पार्ट था, वो किसका हो गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और यहीं पर एक कहानी आती है शाहसुजा की पत्नी वफा बेगम की। ठीक है। वफा बेगम, तो वफा बेगम की जो पत्नी है ये, यहाँ पर जो शेरगढ़ था जम्मू कश्मीर, उसकी जिम्मेदारी मिली थी सूबेदार आत्म मोहम्मद को। सूबेदार आत्म मोहम्मद को। ये कहानी का क्या मतलब है भैया? शाहसुजा की पत्नी वफा बेगम है, तो वफा बेगम ने बेवफाई कर दी थी। ये क्या? कोहिनूर हीरे की कहानी सुनी है आपने?
सर मिसल क्या होता है? वही मैंने बताया ना, 12 दल हो गए, दल को बोलते हैं मिसल सिख में। सिखिज्म में दल, दल का मतलब है कि वहां पर कुछ यूनिट्स बन गई, लोगों का जो समूह है। तो वफा बेगम ने क्या बेवफाई कर दी थी कि इनके पास था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा मुझे बताइए कौन लूट के ले गया था? नादिर शाह 1739 में। तो इसकी हेल्प की वजह से राजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हिलने वापस मिलने का प्रॉमिस हुआ था। तो उन्होंने मदद भी की, लेकिन इसने क्या है, वो कोहिनूर हीरा देने से इनकार कर दिया था। तो बाद में फिर आपका इसमें फैसले पंचायत हुए, तब जाके हीरा वो मिला था, याद रख लेना। रणजीत सिंह की जो डेथ हुई वो 1839 में हुई। इनके 3 बेटे थे, खड़ग सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह। दिलीप सिंह सबसे छोटा बेटा है, ये बाद में शासन कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ही, 39 से 40, 40 से 42, 43 से 49। दिलीप सिंह ही वो व्यक्ति है जिसके द्वारा डलहौजी की नज़र पड़ी थी कोहिनूर हीरे पर। और उसने क्या किया था डलहौजी ने? उसने पंजा फंसाया पूरा। उसने पूरा इंटरेस्ट दिखाया पंजाब में, क्योंकि उसको कोहिनूर हीरा चाहिए था। और वो चाहता था ब्रिटेन की महारानी को गिफ्ट करेंगे इसको, ठीक है। और ये दिलीप सिंह के हाथों ही गिफ्ट कराया गया था, इनको लंदन भेजा गया था, कोहिनूर महारानी को गिफ्ट करके आए थे। केतन ठाकरे बहुत शानदार। तो दिलीप सिंह जो है, इनकी संरक्षिका जो थी माता जिंद कौर थी। 1845-46 में ऐसा स्थिति आ गई, डलहौजी जब डलहौजी से पहले भी कैनिंग के टाइम पे ये स्थिति थी। 1845-46 में पहला अंगल सिख युद्ध हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, बहुत पूछा जाता है। इसमें क्या हो गया, सिख पराजित हो गए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन इन्होंने शासन करना तय किया। दिलीप को महाराज घोषित किया गया। लाहौर की संधि हुई 1846 में ही, और उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजी सेना अब यहीं रहेगी। और धीरे धीरे यहाँ पर अंग्रेजी सेना इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दी, और धीरे धीरे उस सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया, और उससे खर्च जो है वो राज्य पर पड़ने लगे, ताकि, और राज्य पर जब खर्च बढ़ा तो धीरे धीरे क्या बोल दिया, फिर उनसे डिमांड कर ली कि भैया अब तुम यहाँ से निकलो। तो दूसरी संधि भी हुई कि क्या बोल दिया गया दूसरी संधि में, 1846 में बहरोवाल की संधि में, कि अंग्रेजी सेना जो ये आई है उसकी संख्या बढ़ा करके बोल दिया गया ये अंग्रेजी सेना अब यहीं रहेगी। 8 लोगों की मंत्री परिषद बनाई गई राजा को कंट्रोल करने के लिए, जिसका विद्रोह किया उनकी माता जिंद कौर ने, लेकिन उन्हें शेखपुर भेज दिया गया। और यहाँ पर जिंद कौर लड़ती उससे पहले ही उनके विश्वास पात्र लोग थे, लाल सिंह और तेज सिंह, इन दोनों ने सिखों के साथ में क्या कर दिया, आपका विश्वासघात कर दिया, जिससे उनके खिलाफ में क्या बोलेंगे, बोलेंगे। बहुत बढ़िया। अनूप प्रताप कह रहे हैं भैया आपके एक वीडियो को राजनीतिक पार्टी से जोड़कर गलत टिप्पणी कर रहे हैं लोग, काफ़ी गुस्सा आया देखकर मुझे उनको। अरे नहीं, गुस्सा क्यों करना है? देखिए, हम आपको पढ़ाते हैं, आप हमसे पढ़ते हैं, आप हमसे पढ़ते हैं, हम और आप एक दूसरे को समझते हैं, यही काफ़ी है। अब किसी के पास जाएगा, वो ना तो हमको समझता, ना हमारे चरित्र को समझता, ना उसको ये पता है कि हम टीचर हैं या कुछ है। अननोन आदमी आया, दुनिया फिर सोशल मीडिया पे फ्री घूमती रहती है, आगे कुछ भी लिख जाएगा, उसकी बात की चिंता नहीं करनी है आपको। आप अपनी लाइफ में अच्छा करोगे, इसका कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। आप इसके लिए कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं। और दुनिया के बारे में नहीं सोचना है दुनिया क्या टिप्पणी करती है। दुनिया ने बहुत अच्छे लोगों को पीछे किया है, लेकिन आप सशक्त खड़े रहेंगे तभी आप लड़ पाएंगे। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, इस धरती में लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, जिसको परम सत्ता बताया गया है, परमात्मा बताया गया, उसको नहीं छोड़ते लोग। तुम क्या सोचते हैं इंसानों को छोड़ेंगे? तो उसकी चिंता नहीं करनी है बॉस, है ना। बाकी हमारा काम था कि लोगों को जागरूक करना, लेकिन हमने महसूस किया, हम तो कह रहे थे कि हमारे लोग एनलाइटन होंगे, जागरूक होंगे, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों का आईक्यू उस लेवल का है ही नहीं। अभी भी उनको लगता है कि हाँ पाखंड से दुनिया चलती है। अभी भी लोग पाखंड को धर्म कहते हैं, सत्य कहते हैं। अभी भी लोग ये कहते हैं कि नहीं भैया, वो गुरुजी के आश्रम में तो गाय हैं। अरे गुरुजी के आश्रम में गाय हैं तो गुरुजी गलत कहने के उत्तराधिकारी थोड़ी हो जाते हैं। ये तो कौन सी बात हुई कि कोई एक अच्छा काम करे तो वो गलत काम करने का उत्तराधिकारी हो जाता है, गलत स्टेटमेंट देने का उत्तराधिकारी हो जाता है। तो नहीं ना, तो वो आपको विचार करना है, और उसके बारे में आपकी राय सही है, आप जानते हो, और आप ये कह दे कि भैया नहीं कोई इसको गलत बोल रहा, तो वो उसकी राय है, उसका भी सम्मान करो, है ना। आई जी। तो क्या बोलेंगे, विरोध किया जिंद कौर ने, लेकिन उन्हें शेखपुर भेज दिया गया, शेखपुर भेज दिया गया। सेकंड आंगल सिख युद्ध पहला 1845-46 में हुआ। इनके ईयर मत भूल जाना भैया, दोनों आंगल सिख युद्ध के,
दोनों के ईयर मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1848 और 49 में। इसमें शेर सिंह और गफ नामक अंग्रेज व्यक्ति था। ठीक है, चलियावाला का वॉर हुआ था, बहुत खतरनाक वॉर है इतिहास का, 1849 का। इसमें चंद सिख सैनिक थे जिन्होंने हजारों सैनिकों को हराया था। दूसरा टॉपिक आता है हमारा आज का, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य को हम किनके नाम से जानते हैं? एक बार नारा लग जाए उनके नाम का, छत्रपति शिवाजी महाराज जी जिंदाबाद। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी से पहले में हम एक घटना आपसे पूछना चाहेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? बोलो भाई, बोलेंगे भाई फटाफट से बताओ। बहुत थैंक यू सुभदत्ता सुमन, इसीलिए हम बोलते हैं। फटाफट से बताएंगे। क्या बोलोगे? तो आप कहोगे भैया ये आक्रमण हुआ था 1303 में, अलाउद्दीन खिलजी गया था। आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पर गया था, तो आप कहोगे भैया उसने आक्रमण किया था। आपका कहाँ आक्रमण किया था बताइए? चित्तौड़ में, जिसका नाम बदल के उसने बहुत सारे साथियों ने ठीक आंसर किया है। अनूप प्रताप सिंह हमेशा बहुत प्यार दोस्त। तो बच्चों यहाँ पर जब उन्होंने अटैक किया था तो वहां पर क्या था कि बहुत सारे राजपूत शासक जो है वो साउथ में डिप्लॉय हुए थे। तो जब वो साउथ में चले गए तो उसी में से ये राजस्थान का ही वंश है, सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के ही थे आपका कौन? सिसोदिया वंश के थे आपका, सिसोदिया वंश जो था ये, इस सिसोदिया वंश के थे आपका सुजान सिंह और सज्जन सिंह, दोनों भाई आ गए। इन्हीं के वंशज है मालोजी, जो कौन? शिवाजी महाराज जी के दादा हैं। शिवाजी महाराज कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दादाजी हैं। अब वो मत सोच लेना इनके दादाजी का नाम दादोजी कौंडदेव है, नहीं, गलती हो जाएगी। शाहजी भोसले इनके पुत्र हैं, यानी कि शिवाजी के पिताजी थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के, और उनकी दो वाइफ थी। किनकी? शाहजी भोसले की दो वाइफ थी, इनके पिताजी जो थे। ये आपका मुगलों के टाइम पे अहमदनगर और बीजापुर के सामंत थे। सामंत थे, सामंत का मतलब मंत्री से कंपैरिजन कर लो आप, तो उस समय पे ये एक मंत्री स्तर के थे। इनकी दो पत्नियां थी शाहजी भोसले जी की। तो दो पत्नी कौन सी? एक थी जीजाबाई, जिनसे पुत्र हुए थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी, और दूसरी थी तुकाबाई, जिनसे पुत्र हुए थे एकोजी राजे। तो दो पत्नियां और दो पुत्र उनके हुए थे। बाद में आप जानती हो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने तो 8 शादियां की थी। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो जन्म हुआ वो 1627 को हुआ शिवनेरी दुर्ग में। लेकिन इनके जन्म से साथी एक तिथि और प्रचलित है, वो है 1630। तो याद रख लेना, इसमें आपका एग्जाम में पूछा जाएगा आपका 1627 या 1630। फोकस करके पढ़ो। यस मेरे भाई, सेम ही चीजें हैं दोनों एग्जाम्स के लिए। कमेंट में खो जाओगे तो हो ही जाओगे, इसीलिए पढ़ो ध्यान से। तो क्या बोलेंगे, कौन सी दूसरी डेट आएगी? अगर 1627 नहीं आएगी तो क्या आएगा? 1630 आएगा। कह रहे हैं सर आप सीजीएल के लिए पढ़ा रहे हैं, सिर्फ एमटीएस के लिए तो पढ़ाई नहीं, कोई अलग नहीं होता। भूल में मत रहना इस बात में। यस, इस भूल में मत रहना कि एमटीएस में क्वेश्चन जो है आसान पूछेंगे। एमटीएस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो सीजीएल से भी पार के होते हैं। सीजीएल में भी उतना टफ नहीं पूछा जाता कभी कभी। किसी भी एग्जाम के नाम से उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसके क्वेश्चन का लेवल तय मत करना तुम, ये रिक्वेस्ट है हमारा तुमसे। अच्छा स्टूडेंट बनिए, एनालिसिस कीजिए, पता चलेगा कि हर एग्जाम में लगभग एक स्तर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके संरक्षक क्यूरेटर बने थे आपका दादोजी कोंडदेव, क्योंकि इनके पिता जो है जब दूसरी शादी की थी इन्होंने, जब इन्होंने दूसरी शादी की थी शाहजी भोसले ने, तो जीजाबाई उनके साथ में नहीं रहती थी, वो उनसे अलग रहने लगी थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी को एक जागीर दे दी थी शाहजी भोसले ने अपने बेटे को, और संरक्षक बनाया था दादोजी कोंडदेव को कि भाई बच्चे का देखभाल करेंगे और उसको वो चीज़ों को सिखाएंगे भी। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी पर अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था बताइए? वाघमारे अनिल जी, बहुत बढ़िया आंसर दिया है आपने। तो बताएंगे महाराज जी पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव था? उनकी माता जीजाबाई जी का सबसे ज्यादा आशीर्वाद था ना। उनके आध्यात्मिक गुरु रहे थे गुरु रामदास, इनको बोलते समर्थ गुरु रामदास। जब साउथ में भक्ति आंदोलन चला था, भक्ति अपनी चरम पर चली थी, तो दक्षिण में चलाने वाले प्रमुख संत इनके टाइम पर रामदास थे, संत तुकाराम थे, एकनाथ थे और वामन पंडित थे इन्हीं के टाइम पर। तो उन्हीं में से संत रामदास, यानी ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कुल 8 पत्नियां थी, लेकिन उनमें से 3 के नाम आपको याद रखने हैं। एक तो साईबाई, जिनसे पुत्र हुए थे आपका, कौन हुए थे? छत्रपति संभाजी महाराज जी।
और दूसरी उनकी जो पत्नी थी वो थी सोयराबाई, उनसे पुत्र हुए थे राजा राम, छत्रपति राजा राम जी हुए थे। तीसरी पत्नी का नाम पुतलीबाई है। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक भी 2 बार हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट डेट है किस ईयर में हुआ था। और साथ में उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी कब? रायगढ़ में। क्या बोलेंगे? रायगढ़ में उन्होंने क्या बोलेंगे? कैपिटल बनाई थी। इनका जब 2 बार राज्याभिषेक हुआ तो 2 बार राज्याभिषेक में एक बार तो आपका वैदिक विधि से गंगा भट्ट ने कराया इनका राज्याभिषेक, और एक बार निश्चलपुरी गोस्वामी ने इनका राज्याभिषेक कराया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को जैसे ही जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने कुछ एक्सपेडिशंस या कैंपेन किए। सबसे पहले उन्होंने रोहिदेश्वर दुर्ग पर नियंत्रण किया था पुणे में, जो कि उन्होंने आदिल शाह से प्राप्त किया था। 1646 में उन्होंने तोरण का किला अधीन किया था। बहुत पूछा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने तोरण के किले को कब जीता था, तो याद रखना तोरण के किले को उन्होंने जीता 19 साल की अवस्था में, 19 साल की अवस्था में। ठीक है। ये पहले मराठा स्तंभ द्वार होता था, यानी जो इसको पालेगा वो मराठा में, यानी कि मराठा एम्पायर में एंट्री कर जाएगा। ठीक है। रोहिदेश्वर दुर्ग का हिस्सा था। 1647 में सिंहगढ़ किला जीता, 1648 में पुरंदर का किला जीता, और 1656 में रायगढ़ को राजधानी बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कब बनाया राजधानी रायगढ़ को? 1656 में। वापस लौट के जाएंगे कभी, आप सोचे राज्याभिषेक तो पहले करा दिया, वो तो एक बड़ी घटना है इसलिए पहले बता दी। 1656 में राजधानी बनाई। 1659 में उन्होंने प्रतापगढ़ का किला जीता, प्रतापगढ़ का। यहाँ कृष्ण जी भास्कर आया और अफजल खान ने शिवाजी के पास दूत बनाकर भेजा। कृष्ण जी भास्कर आता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पास में बात करने कि भाई अफजल खान जो है वो आपसे बातचीत करना चाहता है और अकेले में मिलना चाहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज इससे अकेले में मिलते हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने अपना क्या बाघ नख पहनते थे वो हाथ में, तो इस अफजल खान की यहाँ किडनी पे मारा था बाघ नख। ठीक है। वो सोच रहा था कि सर 8-8 पत्नी होती थी पहले, सबकी होती थी भैया, पहले कई कई शादियां होती थी, और जो राजा लोग होते थे उनकी आपका वैवाहिक संबंधों के चलते हुए कई जगह राज्य को सुदृढ़ करने के लिए उनको बहुत सारी शादियां करनी पड़ती थी। पहले के राजा तो 20-20, 30-30 शादियां कॉमन करते थे, ज़्यादातर राजा, 99%। सर गुरिल्ला युद्ध क्या होता था? गुरिल्ला युद्ध का बोलते थे छापामार युद्ध नीति। महाराणा प्रताप जी ने उसको शुरू किया था नॉर्थ में, और दक्षिण में उसको सबसे अच्छा चलाया छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने। यानी पहाड़ी जो स्थल हो, पहाड़ी जो स्थल हो, वहां पर आपका छुप कर बैठ करके छापामार तरीके से छोटी सेना के द्वारा बड़ी सेना को पराजित करने में इस्तेमाल होती थी गुरिल्ला टेक्निक। तो अफजल खां की हत्या की इन्होंने 1659 में। 1664 में इन्होंने मुगलों के गढ़ सूरत को जाकर के उस पर बहुत जबरदस्त कार्रवाई की, उस पर आक्रमण किया और उसको वहां से धन प्राप्ति की थी। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार इसलिए बना करके भेजा था कि वो जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज जी को हराएगा, और ये औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खान। अब ये शाइस्ता खान तो आया, लेकिन ये तो तैयारी कर रहा था कि भाई कल छत्रपति शिवाजी महाराज जी पर अटैक करेंगे, लेकिन इस पर सोती रात में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उससे पहले इस पर अटैक कर दिया। इसके ऊपर इतनी खतरनाक तलवार उन्होंने चलाई, इसकी उंगली कट गई, नाक पाक कटती, कान कटने से बचा, खिड़की में से कूद के भागा। ऐसे सोचो, खिड़की में से कूद के भाग रहे हो और लास्ट में खिड़की पे तलवार लगी हो, तो ऐसी स्थिति हो गई थी। औरंगजेब बहुत नाराज हुआ था अपने मामा से, उसने मामा को भेज दिया बंगाल कि मामा जी तुम जाओ बंगाल, ठीक है, बंगाल जाओ तुम। 1665 में पुरंदर की संधि हुई, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि हुई। ठीक है बच्चा, ड्रम व्रम पे कमेंट मत किया करो प्रवीण कुमार जी, ड्रम पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, जाके देखो यूट्यूब पे। पुरंदर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ये किसके बीच में हुई? बहुत प्रयास के बाद में मुगल सफल हुए, मिर्जा जयसिंह ने ये सफलता पाई। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कहा गया कि भाई वो दरबार में पेश होंगे जा करके, और उनको 5 लाख हूण वार्षिक एक कर्ज देना होगा। अपने 35 किलो में से 23 किले उनको देने पड़े मुगलों को, और साथ में संभाजी महाराज रहेंगे मुगलों के पास में, उनको 5,000 का मनसब बनाया जाएगा। और साथ में एक वादा लिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज से कि वो जो है बीजापुर के खिलाफ सहयोग में हमेशा उनका साथ देंगे, क्योंकि बीजापुर जो है वो मराठा का पड़ोसी राज्य था। तो यहाँ अक्सर मराठाओं के साथ साथ बीजापुर जो है ये विद्रोह करता रहता था, तो विद्रोह करता था बीजापुर मुगलों के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि भाई हम उत्तर से कहाँ चल के बीजापुर कर्नाटक आएंगे, तो मराठा ही हमारा हेल्प करोगे। और एक शर्त जोड़ी गई कि भाई कोंकण घाट जो है
उससे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पक्ष में थी ये। उन्होंने भी एक शर्त कही अपनी तरफ से। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम हमको कोंकण दे दो, वहां से 4 लाख जो हूण आएंगे वार्षिक, और बालाघाट से 5 लाख हूण आएंगे वार्षिक, ये हमको दे दो, और ये हम तुमको 5 लाख हूण वार्षिक देने होंगे। ठीक है, बालाघाट ये भी पाए गए इस शर्त में ही। 1670 में सिंगड़ किले को जीता उन्होंने, और साथ में सूरत को भी लूटा। तो अभी बताया हमने, सूरत पर पहले अटैक कब किया था उन्होंने? 1664 में, 1664 में। और सूरत पर दोबारा पुनः, कभी क्वेश्चन आएगा सूरत पर पुनः अटैक कब किया था उन्होंने? सूरत पर पुनः अटैक कब किया? तो दो मुगलों पर लगातार 2 अटैक हुए उनके। सिंगड़ किले को जीत लिया इन्होंने। सिंगड़ किले को पहले ही बोलते थे कोंढाणा। एक मूवी भी आई थी, आपको पता हो तो, तानाजी के ऊपर, तानाजी, तानाजी मालसुरे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नज़दीकी लोगों में से एक व्यक्ति थे, कोंढाणा की जिम्मेदारी संभालते थे। इनके भाई थे सूर्याजी मालसुरे। 1674 में छत्रपति महाराज जी का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। और उस राज्याभिषेक में इनको टाइटल दिया गया छत्रपति और हैंदव। क्या टाइटल दिया गया? छत्रपति और हैंदव की उपाधि दी गई, छत्रपति और हैंदव। सीदियों पर नियंत्रण के लिए जल सेना बनाई। क्या बोलेंगे? सीदी, सीदी एक जनजाति होती थी उस समय पर, आपका ये अटैक करते रहते थे अक्सर। और इन सीदियों को कंट्रोल करने के लिए एक नेवी स्थापित की थी, इन्होंने, आपका छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने। और उसके नेता बनाए थे फतेह का सीदी। खिलाफ सीदियों के, सॉरी, नेता बनाए नहीं थे, नेता होते थे सीदियों के, फतेह का सीदी। और इनके खिलाफ बम्बई में अंग्रेजों द्वारा मदद की गई। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी को, क्योंकि उन्होंने नेवी को डेवलप किया, फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। और इनकी इस नेवी को जो देखते थे, उनका नाम था दरिया सारंग। कौन व्यक्ति थे? दरिया सारंग थे, दरिया सारंग। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सेना में बहुत मुस्लिम लोग थे, बहुत करीबी लोग थे उनके, बहुत सारे लोग। छत्रपति शिवाजी महाराज जी द्वारा, ये तो अब के लोग हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सपना देखा था स्वराज्य का, स्वराज्य। अब तो लोगों ने उसकी कहानी बना दी, नहीं उन्होंने कुछ और सपना देखा था, ये तो उसकी लड़ाई वो स्वराज्य की, लोगों की इंडिपेंडेंस की वो लड़ाई लड़ रहे थे कि इंडिपेंडेंस मूवी होनी, इंडिपेंडेंस मूवी, उधर कमेंट कर रहा है कोई बच्चा, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए सबके पास में। वही उनका पहला संघर्ष था, स्वराज के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा लगाए गए जो कर थे बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों पूछे जाते हैं, एसएससी सबसे ज़्यादा इसको पूछती है। एक तो वो लेते थे प्रोडक्शन पर चौथाई कर, 1/4 टैक्स लेते थे उत्पादन का। और जो अतिरिक्त सरदेशमुखी था, वो उनकी सुरक्षा के लिए लिया जाता था 1/10। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बनाई थी एक अष्टमंडल। अष्टमंडल का मतलब, जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न थे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दरबार में थी अष्टमंडल। 8 मंत्री थे इनके। 8 मंत्रियों में पेशवा सबसे प्रमुख था। अष्टमंडल भैया लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट मार्क करना। क्या क्वेश्चन बनता है भैया? इसका कोई भी पद देके कई बार तो सही मिलान के लिए पूछ लेता दोस्त। ठीक है सर, तांत्रिक विधि से राज्याभिषेक कैसे होता? बेटा मुझे पे आती नहीं है तांत्रिक विधि, नहीं तो जरूर बताता। तंत्र मंत्र से होगा, कैसे होगा? एक तो फिजिकली होता तिलक वगैरह लग के, और एक तंत्र मंत्रों से होता है। क्या बोलोगे? पेशवा, पेशवा सबसे प्रमुख होते थे, पेशवा को पीएम समझिए आप। सरे नौबत, स से सरे नौबत अर्थात सेनापति होता था। ममुआदार अमात्य, ये आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। क्या रखता था? आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। ठीक है। वाक्यान्वीस, ये आपका कौन था? स्पाई डिपार्टमेंट, जो चुपचाप काम करते थे, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था इनका, स्पाई डिपार्टमेंट कह सकते हैं। सुरुनवीस, जो इनके करस्पॉन्डेंस को देखता था, यानी कि पत्राचार, विदेशी राज्यों को क्या जाएगा सूचना, क्या जानी है। एक दबीर होता था इनका, वो पूरे इनके, दबीर सुमंत बोलते थे इसको, सुगंत नहीं सुमंत। सुगंत जो होता था वो देखता था विदेश मंत्री का कार्यभार, यानी कि जैसे आज फॉरेन मिनिस्टर होता है। एक होता था सदर, वो आपका जितने भी धार्मिक कार्य हैं उनको देखता था। और 8वां पद होता था न्यायाधीश का, अर्थात जज का। किसका होता था? वो होता था न्यायाधीश का, अर्थात जज का होता था, जज का। ओके, जज का होता था। बाद में क्या हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस अष्टप्रधान को खत्म कर दिया था। तो कभी भी पूछे अष्टप्रधान बनाई किसने थी, अष्टप्रधान बनाई किसने थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने। और उसको खत्म किसने किया? वो किया आपका, वो किया किसने? आपका संभाजी महाराज जी ने, संभाजी महाराज जी ने। बहुत बढ़िया।
हाँ बिल्कुल प्रीति बहन, ठीक है, यहाँ आएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद में जो उनके उत्तराधिकारी हुए थे, उनके उत्तराधिकारी कौन हुए थे बताएंगे? भाई इनकी डेथ कब हुई थी? 1680 में। और 1680 में इनकी डेथ के बाद में जो उत्तराधिकारी हुए थे उनको भी छत्रपति कहा गया। तो दूसरे छत्रपति हुए थे छत्रपति संभाजी महाराज जी। इनकी मदर कौन थी? साईबाई, हमने बताया, ठीक है, साईबाई। तो अकबर द्वितीय याद है, जो औरंगजेब का बेटा था, वो शरण मांगने आया था। तो शरण मांगने आया था वो संभाजी महाराज जी के यहाँ पर। संभाजी महाराज जी ने शरण नहीं दी थी, लेकिन वो किसके यहाँ? गनौजी सिर के, इनके जो साले साहब थे उनके यहाँ गया, जिनको दिखाया भी गया, आपने देखा हो आपने। गनौजी सिर के जो थे वो क्या करते हैं, उन्होंने आपका कहते हैं कि इनके साले थे, उन्होंने इनको धोखा दिया। सलाहकार इन मूवी में दिखाया गया, तो उनके तो फैमिली ने केस भी कर दिया था डायरेक्टर के ऊपर। डायरेक्टर ने माफ़ी मांगी, बोले तुम्हारे पास क्या प्रूफ है बताओ, ठीक है। क्या बोलेंगे? सलाहकार। अभी जो इनके सलाहकार थे वो थे कवि कलश। मूवी देखी तुमने संभाजी महाराज जी के ऊपर आई? उसमें कवि कलश तुमको मित्र कहें, देखी चंदू का मात्या? देखी थी अभी रिसेंट में? बोले यस और नो। तो वो कवि कलश का ही कैरेक्टर है जो इनको नज़दीकी दिखाए गए हैं। क्योंकि जब इनको मुगलों ने गिरफ्तार किया तो दोनों को गिरफ्तार किया था। कवि कलश जो है इनकी भी आंखें निकलवा ली थी उन्होंने, मुगलों ने। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? आपका बुद्ध भूषण और नक्सिक की रचना किसने की थी? वो संभाजी महाराज ने की थी। किसने की थी? संभाजी महाराज जी ने। इन्होंने औरंगाबाद का किला लूटा और हुसैन अली को हराया था। औरंगाबाद का किला लूटा, ठीक है, मतलब मुगलों से। 1689 में संभाजी महाराज जी को संगमेश्वर में कैद कर लिया गया। और धोखेबाज कौन रहे? गनौजी सिरके रहे। 1689 में इनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी, औरंगजेब ने। संभाजी महाराज जी के जो बेटे थे उनका नाम है साहू जी, इनको कैद में कर लिया गया था। किनको कैद में कर लिया गया? यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो बेटे हैं उनको, उन्होंने रूल किया कब से कब तक? 1680 से 1689। तुम नमक नहीं चंदन हो, बहुत बढ़िया, केवल यादव जी ने लिखा है, बहुत शानदार। सर इस हिस्ट्री की कंबाइन पीडीएफ डलवा दो। हिस्ट्री की कंबाइन पीडीएफ बाद में डलेगी दोस्त, अभी क्या पता हम क्या करेक्शन करेंगे, क्या उसमें ठीक करेंगे। पीडीएफ के पहले कैसे डलवा दे? पहले नहीं डल सकती, कंप्लीट होने के बाद डल सकती है। भैया औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर हो गया, बिल्कुल ठीक है। छावा मूवी आई थी भैया अभी, छावा। रिसेंट में जब कोई मूवी चर्चित होती है तो उसके डायरेक्टर वगैरह पूछे जाते हैं, हमने प्रैक्टिस सेट में सब बताए हुए हैं आपको, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो संभाजी महाराज जी के बेटे थे आपके साहू जी, जो औरंगजेब की कैद में रहे थे। तीसरे छत्रपति रहे आपका, तीसरे छत्रपति कौन रहे? आपका राजा राम, तीसरे छत्रपति। ये किनके बेटे हैं बताइए फटाफट से? इनकी पिता माता जी का क्या नाम था? सोयराबाई। पुत्र ये भी थे, क्योंकि देखो एक पुत्र तो इनके थे संभाजी महाराज, तो संभाजी महाराज 1689 में एक्सपायर हो गए, और साथ में इनके पोते को क्या कर लिया गया? अंग्रेजों ने कैद करवा लिया गया। ओके, तो क्या बोलेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुत्र थे, माता सोयराबाई थी, इनकी शादी हो चुकी थी, पत्नी थी इनकी ताराबाई। इनके पुत्र का नाम है शिवाजी द्वितीय, ध्यान से फोकस करना, पुत्र कौन है? शिवाजी द्वितीय। इन्होंने राजधानी आपका मुगलों की वजह से कहाँ पर कर लिया? आपका सतारा में, एक केंद्र बनाने के लिए, यह भी वजह कही जाती है। अष्टप्रधान का विस्तार किया इन्होंने, फिर से उसको शुरू किया और उसमें दो नए पद जोड़े, पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पनहा, दो नए पद पर जोड़ दिए इन्होंने। अष्टप्रधान को फिर से शुरू करके एक्सपेंड किया, ठीक है। तो इनकी क्या है? बीमारी के चलते हुए डेथ हुई थी। यहाँ पर देखो ये ईयर लिखा हुआ है ना, 1689 से 1700। तो इनकी डेथ का क्या रीजन था भैया? तो इनकी डेथ हुई थी बीमारी के चलते हुए। और इनके जो बेटे का नाम है, देखिए ध्यान से, पुत्र कौन है इनके? इनके पुत्र का नाम क्या है बताइए जी? शिवाजी द्वितीय। तो इनके बाद में शिवाजी द्वितीय आई 1700 से 1707। तो ये 4 वर्ष के थे। तो इनकी संरक्षिका कौन बन गई थी? इनकी संरक्षिका बन गई थी इनकी मदर ताराबाई। अभी बताया ना हमको, आपको पिताजी कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज जी, जो आपका उनके साथी पुत्र हैं राजा राम, और राजा राम की पत्नी का नाम है ताराबाई। तो ताराबाई अपने बेटे की संरक्षिका बन गई। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी, याद है? 1658 से 1707, वो 1707 में डेथ हुई थी साथी आपका किसकी? तो आप कहेंगे वो डेथ हुई थी भैया जी आपका इसकी, औरंगजेब की। तो पूछा जाता है औरंगजेब की मृत्यु के समय पर जो मराठा शासन था वो किसके हाथ में था? तो ताराबाई उस समय पर लीड कर रही थी। कौन करा रही थी? ताराबाई उस समय पर लीड कर रही थी।
सर स्टैटिक जीके की कंबाइंड पीडीएफ डलवा दो। डल चुकी है दोस्त, पहले ही उस दिन भी बताया मैंने। रोज क्लास क्यों नहीं करते हो भाई? क्लास 1 से किया करो, क्लास 1 से तो मान जाओ। तुम जो बीच में पूछते रहते हो ना कुछ भी। सर प्रैक्टिस सेट के लिए टाइम कैसे निकालें? ऐसे निकालो। बुद्धू। तो हर चीज पूछ लोगे तुम हैं? जो तुमसे पूछी जा सकती है वो सब चीज पूछ लोगे तुम। बेटा वो जो चीजें, बहुत सारी चीजें चुपचाप कर लेते हो अकेले अकेले। तब तो किसी से नहीं पूछते हो, पता भी नहीं चलने देते हो। बोले भैया वहां के लिए हमारा दिमाग एकदम से काम करने लग जाता है, सुपर मोड पे आ जाता है। लेकिन जो काम की चीज है, पढ़ने की चीज है, वहां उस चीज को हम सबसे पूछते हैं, सबसे कह देते हैं। फोकस करिए, खुद से सवाल करिए। खुद से सवाल कैसे करना होगा? टाइम कौन निकालेगा? टाइम को लोटे में भर के देगा तुमको टाइम? कोई बाबा जी देंगे तुमको टाइम? अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से लोगे क्या टाइम? तुम वहां जाओ। ठीक है, उनके पास में, वो तुम्हें सॉल्यूशन देंगे इसके लिए। आओ इधर। पांचवे पांचवे छत्रपति कौन है? वो साहू जी महाराज बने। कौन बने? पांचवे साहू जी महाराज बने 1707 से 1749। महाराज जी से दंड दिलवा देंगे तुमको, बता रहा हूं। घूमते रहोगे इधर उधर। 1707 से 1749 में इन्होंने क्या बोलेंगे, देखेंगे। यहां ध्यान से देखना। अब मैंने कहा आपसे, पीछे देखो पहले। चौथे छत्रपति शिवाजी द्वितीय थे, वो बहुत कम एज के थे जब उनकी माँ ने शासन चलाया। तो 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई उधर नॉर्थ इंडिया में। तो औरंगजेब के बाद में गद्दी पर कौन आया था बताओ जरा? औरंगजेब के बाद में गद्दी पर आया था, आपको पता होगा, बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम कहते थे हम। बहादुर शाह प्रथम ये रहा था 1707 से 1712 तक। तो इसने क्या काम किया था? चालाकी से इसने सोचा था, अभी हमने आपको बताया था छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पोते थे साहू जी महाराज, ठीक है, वो कैद में थे मुगलों की। तो इसने जैसे ही ये गद्दी पे बैठा था ना मुअज्जम, इसने तुरंत आज़ाद किया था इनको 1707 में। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण में जाएंगे और अपना अधिकार मांगेंगे। ये कहेंगे भैया हमारे पिताजी का शासन था। तो आप समझ गए ना? देखिए, जो शिवाजी महाराज जी थे उनके एक तो पुत्र थे आपका संभाजी महाराज जी, और दूसरे पुत्र थे उनके राजा राम महाराज जी। तो राजा राम महाराज जी के पुत्र हो गए शिवाजी द्वितीय। लेकिन इनके पिताजी जो गद्दी पर थे संभाजी महाराज, इनके जो बेटे थे साहू जी, उनको कैद कर लिया गया साहू जी को। तो साहू जी को अगर वापस छोड़ा जाएगा तो ये अपना अधिकार मांगेंगे दक्षिण में या नहीं, हाँ या ना? तो उसने सोचा मुअज्जम में दक्षिण में जाने के बाद में क्या होगा, दक्षिण में जाने के बाद में क्या होगा, ये अपने अधिकारों को मांगेंगे। ठीक है। कह रहे सर जी मैं कर लूंगा टाइम मैनेज और प्रैक्टिस सेट भी। बच्चों करना होगा मेरे भाई, है ना, आपको टाइम मैनेज करना होगा। देखिए जब हम कई जगह इंडल्ज होते हैं, बहुत सारा समय हमारा खर्च हो रहा होता है, तो हमें उस समय लगता है यार समय मिलेगा नहीं, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि आज प्रैक्टिस सेट शुरू हुआ है, बहुत पहले कराया था, बहुत पहले बोला था। तो अगर आप लेट आए हैं, आप उस समय पर नहीं ज्वाइन किए थे, तो किसकी गलती है ना? आप कहेंगे भैया आपकी गलती है ना? हमारी गलती है। इस गलती किसी की नहीं है, बस कभी कभी हम देर जुड़ पाते हैं। तो मुअज्जम ने सोचा कि ये भाई जाके वहां पे चीजें डिस्टर्ब होंगी। तो 1707 में उन्होंने वापस जाके अपना अधिकार मांगा। ताराबाई उस समय शासन में भी थी। तो यहाँ पर एक युद्ध हुआ, साहू जी वर्सेज ताराबाई। ठीक है, इसको बोलते जाजऊ वॉर। तो 1749 में छत्रपति रामराज बन गए थे आपका, इनके बाद में, किसके? साहू जी महाराज जी के बाद में। ये ताराबाई के पोते थे। तो साहू जी महाराज रहे आपका। इस उत्तराधिकार के युद्ध को कौन जीते? साहू जी महाराज जीते। और साहू जी महाराज 1707 से 1749 रहे। अब जब साहू जी महाराज गद्दी पर थे तो वो एक पद होता था, आपको पता होगा, पेशवा। भाई छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अष्टप्रधान बनाई थी, उनके बेटे संभाजी महाराज जी ने खत्म किया था। राजा राम ने उसमें 2 पद और जोड़े थे आपका, 2 पद और जोड़े थे, पंत प्रतिनिधि और मोहम्मद। ठीक है। तो यहां पर क्या बोलेंगे आपका, बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने पहला पीएम बनाया था अपना, बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, क्योंकि जब ये साउथ में आए थे अपना, आपका साहू जी महाराज आ रहे थे अपने अधिकार के लिए, तो उनकी मुलाकात हुई थी किससे? आपका बालाजी विश्वनाथ से।
तो ये बहुत प्रभावित हुए थे और 1713 में इनको पेशवा बना दिया। 1713 से 20 तक ये पेशवा रहे और इन्होंने बोला पेशवा पद वंशानुगत होगा, हेरिडिटरी ऑर्डर में होगा, यानी कि जो पेशवा होगा उसका बेटा ही पेशवा करेगा। क्या बोलेंगे? उसका बेटा ही पेशवा होगा। ओके। सेकंड पेशवा मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, आचार्य प्रशांत जी सुन लीजिए, मान लो तुम मेरी बात को, जिद्दू कृष्ण मूर्ति को सुन लो, ओशो को सुन लो, सुनना है तो सुन लो। अगर तुम्हें रुचि ही है तुम्हारी, थोड़ा भी स्पिरिचुअल तुम हो, अध्यात्म को थोड़ा भी जानना चाहते हो, और आधुनिक परिवेश से बता रहा हूं, तुम इनको सुन लो। और इनको नहीं सुन सकते तो पढ़ लो, फिर पढ़ना पड़ेगा तुम्हें दर्शन को। और नहीं तो जो दिमाग में कूड़ा है वो रहेगा हमेशा। मैं तुम्हें बताता हूँ ना, प्रेजुडाइज, सारा खेल प्रेजुडाइज का है, पूर्वाग्रह का। तुम्हारे दिमाग में किसी ने जो थोपा, तुम उसको निकालने को बस तैयार नहीं हो। तुम्हारी परिभाषाएं तुम्हारी नहीं है, वो परिभाषाएं हैं जो तुम्हारे ऊपर किसी ने थोप दी हैं। अकॉर्डिंग टू यू नहीं है, अकॉर्डिंग टू अदर्स है। अभी भी आप वो सोचते हो जो बाकी लोगों ने आपके अंदर थोपा है कि आपको ये सोचना चाहिए। अभी भी आप स्वतंत्र सोच नहीं सकते हो। तो बस मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि तुम स्वतंत्र सोच पाओ, अभी तो स्वतंत्र सोच पाओगे। और नहीं सोच पाओगे फिर हम कहेंगे तुम्हारी मर्जी है वो भी, कि तुम ये बोलो कि भाई मुझे तो स्वतंत्र नहीं सोचना है, मेरा जीवन तो ना सोचो। कौन सी बात है, अभी थोड़ी सोच पाते। दिखाएं वापस से। तो बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा हुए, क्या बोलेंगे? पहले पेशवा हुए, 1713 में पेशवा बने। 1713 से 1720 में पेशवा पद को उन्होंने क्या कर दिया? आपका वंशानुगत कर दिया, हेरिडिटरी कर दिया, हेरिडिटरी कर दिया। दूसरे पेशवा तो इनके पुत्री बनेंगे, तो दूसरे पेशवा बने बालाजी प्रथम, और इतने गजब के आदमी कि पूरा मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र जो था वो इनके समय पर था, बाजीराव प्रथम के समय पर। एक व्यक्ति ने अपनी तलवार के दम पर सबसे बड़ा मराठा एम्पायर बड़ा की, मतलब कि आपका सेट किया था। वो कौन थे? बाजीराव प्रथम थे, जिनको बाजीराव फर्स्ट के नाम से जानते हैं। इनकी दो वाइफ थी, काशीबाई और एक मस्तानी। आपने देखी होगी मूवी बाजीराव मस्तानी। बहुत थैंक यू नवीन सर की शिष्या, बहुत शानदार। बोलेंगे सारे लोग, बोलें यस और नो। हाँ जी भैया, सारे लोग बोलेंगे बाजीराव प्रथम। तो आप क्या बोलेंगे? इनकी दो पत्नियां हैं, काशीबाई और मस्तानी। 1728 में क्या हुआ था, किसकी बात कर रहे हैं हम? बाजीराव प्रथम की बात कर रहे हैं। बाजीराव प्रथम ने क्या किया भैया? बाजीराव प्रथम ने देखिए अपने जीवन में 41 फाइट लड़ी, और 41 फाइट में से एक भी फाइट नहीं हारे, 41 लड़ाइयों में से। जैसे पहली उन्होंने निजामुल मुल्क, बताइए किसके समय पर था निजामुल मुल्क? जिसने हैदराबाद की स्थापना की थी, चिंकलिज खान ने इसको 1728 में पालखेड़ के युद्ध में हराया था। मुंगी सिंगांव की संधि की, बाजीराव प्रथम को एकमात्र छत्रपति स्वीकारा था, किसने? इसी व्यक्ति ने। 1731 में संभाजी द्वितीय से वारणा की संधि की। 1735 में गुजरात को जीता। 1737 में मोहम्मद शाह रंगीला ये कहता था कौन है रे दक्षिण में, तो भैया 500 सैनिक लेके पहुंच गए थे दिल्ली। मोहम्मद शाह रंगीला छोड़ के भाग गया था दिल्ली, ये हाल था। 1738 में दुरई सराय की संधि की, निजामुल मुल्क को 50 लाख रुपए देने पर बाध्य किया था वहीं पर। 1739 में पुर्तगालियों को हराया। अरे भैया ये तो जबरदस्त पावरफुल आदमी है, उस समय की सारी शक्तियों को हरा रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा मराठा एम्पायर तभी हमने किया ना, इनके समय पर था। तीसरे पेशवा रहे बालाजी बाजीराव, ये इनके बेटे हैं, ठीक है, बाजीराव के पुत्र। इनके पुत्र थे कौन? आपका विश्वास राव, और इनके चचेरे भाई थे सदाशिव राव भाव। यानी जी इनके जो पुत्र है वो विश्वास राव, और इनके भतीजे, इनके चचेरे भाई हैं, यानी कि इनके भतीजे सदाशिवराव भाव। ये दोनों कैरेक्टर हमको क्यों याद रखने हैं? क्योंकि मराठाओं के वो दो कैरेक्टर हैं, मराठाओं के ये दो वो कैरेक्टर हैं जो कि पानीपत तृतीया में गए थे। देखिए जो बालाजी बाजीराव थे उनके भाई थे, हमने अभी सर्कल लगाया, इनके भाई थे रघुनाथ राव। ये मराठाओं के सबसे जबरदस्त कमांडर थे, युद्ध नीति बहुत अच्छी जानते थे, ठीक है, क्या बोलेंगे? ये युद्ध नीति बहुत अच्छे से जानते थे। तो इस समय पर जब 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था,
तो किसी ने आपका इनका साथ नहीं दिया। पानीपत का तीसरा युद्ध किसने साथ नहीं दिया? क्योंकि इन्होंने रघुनाथ राव को नहीं जाने दिया और ये कहा कि भविष्य में मुगलों की स्थिति इतनी मजबूत थी कि इन्होंने कहा कि भविष्य में ये बच्चे जाकर के आज युद्ध सीख लेंगे। विश्वास राव थे 20 साल के, सदाशिवराव भाव थे 30 साल के। तो इन्होंने कहा बच्चे युद्ध सीख लेंगे, आगे इन्हीं को तो साम्राज्य चलाना है। तो कमांडर्स नहीं जाकर के इनके बेटे सदाशिवराव भाव और बालाजी बाजीराव के बेटे विश्वास राव, ये दोनों बच्चे भेज दिए। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। किस किस के बीच में हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली आया था अफगानिस्तान से, जहां से नादिर शाह आया था ना, ये नादिर शाह का ही वंशज है। और अहमद शाह अब्दाली भारत में पहले भी कई बार आ चुका था। ये इसका जो आगमन था भारत में, ये आपका 7वीं बार था यहाँ पर। तो अहमद शाह अब्दाली इधर से कौन थे? 30 वर्ष में सदाशिव राव और 20 वर्ष के विश्वास राव। साथ में इनका जो तोप खाना चला रहे थे उनका नाम था इब्राहिम गारदी। इधर अहमद शाह अब्दाली ने बात कर ली कि भाई तुम मराठाओं से सब लोग डरते हो, तुम एक काम कर लो ना, मराठाओं को हरा देते हैं और तुम्हें शासन दे देंगे। तो रुहेलखंड क्षेत्र का नजीब खां इसने मिला लिया था अपने साथ में। मल्हार राव होलकर, ये साथी मराठा ही थे, होलकर ये इसके साथ मिल गए। आपका सुजा उद्दौला जो अवध का नवाब था, ये इनके साथ में मिल गए। ठीक है, तो ये जो आपका युद्ध हुआ, तो ये हुआ मकर संक्रांति के दिन। देखिए युद्ध कुछ इस तरह से हुआ था। उत्तर भारत में पड़ता है आपका पानीपत का मैदान, हरियाणा में आप कहेंगे हाँ जी। तो दक्षिण से गई आपका सेनाएं, तो इनके साथ इतने लोग चले गए, 5 लाख लोग हो गए थे। यहाँ लोग भी इनके साथ में जुड़ गए। सेना तो ऐसी थी 80-90 हजार, इनके साथ में आपका जनता जुड़ गई। जनता इसलिए जुड़ गई आपका, उनको लगा कि उत्तर भारत में मंदिर काफी हैं, तो उत्तर भारत के मंदिर भी देख लेंगे। मतलब इतने कॉन्फिडेंट थे, युद्ध तो हम जीतेंगे ही। रास्ते में इनको मिले थे सूरजमल जी, जो इनको जाटो का प्लेटो बोलते हैं। इन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन उस समय पे कहते हैं कि मराठा अपने एक दंभ में थे। मराठा शासक उस समय बच्चे थे, उनके पास उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, ये उतने दम में थे। इन्होंने कहा था कि भाई ये कहा था कि इन्होंने इनका साथ लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, क्या बोलेंगे? गलती इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई हम जो है तुम्हारा साथ नहीं लेंगे, और बेशक से तुम उस विपक्ष में भी चले जाओगे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का उपहास किया था। और यही सूरजमल थे कि जब मराठाओं की सेना उस युद्ध से घायल होकर वापस लौट रही थी, तो उनकी जो मल्लम पट्टी हैं वो सूरजमल जी ने करवाई थी। तो यहाँ पर क्या बोला हमने? तीसरे युद्ध में क्या हुआ था? इसमें अहमद शाह अब्दाली विजित हो गया था। अब बात करते हैं कि इनके आपका मराठाओं के अंग्रेजों से भी संघर्ष हुए थे। हाँ जी, 3 युद्ध हुए हैं, बस उनके वर्ष याद रखने हैं। 3 युद्ध हुए। पहले युद्ध चला आपका 1775 से 82, जो फर्स्ट चला। क्या चला? रघुनाथ राव एक इनके व्यक्ति थे ना, अभी मैंने बताया रघुनाथ राव इनके अच्छे कमांडर थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गए 1775 में कि भाई मेरा साथ दो, मैं तुमको सूरत नामक जगह दे दूंगा अगर तुमने मुझे गद्दी दिलवा दी मराठाओं की। इस युद्ध को क्या बोलेंगे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी साथ में आ गई रघुनाथ राव के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बुरी तरह पराजित किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को मराठाओं ने। ये फर्स्ट वॉर की बात बता रहा हूं मैं, जो 1775 से 82 चला। इसमें क्या हुआ, किसकी हार हुई? तो 2 पक्ष हुए, एक तरफ तो मराठा और एक तरफ हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को सह दे रहा था रघुनाथ राव, लेकिन इनकी हार हो गई। और इस युद्ध को जब मराठे जीते तो 1722-82 में एक संधि हुई, युद्ध के खत्म होती, सलबाई की संधि। तो मराठाओं का जो नेतृत्व किया था वो किया था इसमें महादजी राव सिंधिया ने और मल्हार राव होलकर ने, दोनों ने। सन 1800 में क्या हुआ इस युद्ध में? देखिए यहाँ 20 साल का एक प्रॉमिस हुआ था कि कोई युद्ध नहीं होगा, लेकिन सन 1800 में नाना फडणवीस की मौत हो गई। ये वो व्यक्ति हैं जो कि इनको बहुत संभाल के रखते थे, मराठाओं की एकजुटता का कारण कहलाते थे। लेकिन 1800 में जब इनकी डेथ हो गई तो मराठा साम्राज्य बिखर गया। इसके बाद में मराठे बट गए, पुणे में पेशवा हो गए, इंदौर वाले होलकर हो गए, आज भी देखते हो ना आप, होलकर फैमिली है। ठीक है, नागपुर में भोसले हो गए, बड़ौदा में गायकवाड़ फैमिली हो गई, ग्वालियर में सिंधिया फैमिली, जिस पर आरोप लगते हैं छत्रपति कि भाई वो आपका उन्होंने झांसी की रानी के साथ में सहयोग नहीं किया था 1857 क्रांति में, अंग्रेजों के साथ थे वो। वही कौन जो आपका उधर बीजेपी एजेंडे में है, कौन व्यक्ति हैं? और वो है ना, पहले कांग्रेस में भी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये सिंधिया, तो ये वही फैमिली, ये सब मराठाओं के मतलब हिस्से हैं।
जो अलग अलग हो गए। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, बाजीराव सेकंड को हटाकर इनकी जगह विनायक राव को गद्दी पर बिठाया गया, बाजीराव सेकंड जो पेशवा थे उनकी जगह। सेकंड जो युद्ध हुआ ये हुआ आपका आंग्ल मराठा युद्ध, आप आंग्ल मराठा युद्ध पर फोकस करिए। दूसरा कब हुआ, 1803 से 6। लेकिन इसमें क्या हुआ, अंग्रेज विजयी हो गए और अंग्रेजों ने यहाँ पे बसीन की संधि की 1802 में, और 1806 में राजापुर घाट की संधि बहुत पूछी जाती है। एक तो पहले हमने बताया सलबाई की संधि मत भूलना, पहला वॉर हुआ 1775 से 82, तो कौन सी संधि, सलबाई की संधि। 1803 से 6 हुआ आपका दूसरा, शुरुआत में बसीन की संधि हुई और अंत में राजापुर घाट की संधि। तीसरा युद्ध हुआ आपका 1817 से 1818, बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर विठुर भेज दिया गया। यहाँ पर जो बाजीराव द्वितीय जिनको पेशवा बनाया गया था, तो अंग्रेजों ने इनको बोला कि भाई अब यहाँ पे मराठा साम्राज्य का विघटन होता है। मराठा साम्राज्य का विघटन कब हुआ, मराठा एम्पायर को कब खत्म किया गया, मराठा एम्पायर का जो विघटन हुआ था, ठीक है, विघटन खत्म कर दिया इन्होंने, अनाउंस कर दिया कि अब कोई मराठा शासन नहीं है। 1818 तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में बाजीराव सेकंड को भेज दिया विठुर कि भैया तुम विठुर जाओ। वहीं पर इनकी डेथ होगी 1853 में। इन्होंने गोद ले रखे थे एक बेटे नाना साहिब, जिनको धुंधु पंत कहते हैं, तो अंग्रेजों ने बाद में इनकी पेंशन रोक दी थी। इसी बात के लिए तो 1857 की क्रांति में हुई, ठीक है, 1857 की क्रांति हुई इसी बात के लिए। क्या बोलेंगे, 1857 की क्रांति में क्या हुआ था कि एक आवाज इनकी पेंशन के लिए भी थी, इनके समर्थकों के द्वारा। ये भारत का मैप लगा हुआ है यहाँ पे ताकि आप चीज़ों को देख पाए। ठीक है, ये हमारा आज का टारगेट था। आज के टारगेट में हमने क्या सीखा, एक तो आंग्ल मराठा युद्ध इंपॉर्टेंट है, 3 युद्ध हुए आपका, तीनों के तीनों को याद रखना है। 1817 से 1818, और बाद के 2 अंग्रेज जीते, पहले को मराठा जीते थे। इसमें हुई सलबाई की संधि, इसमें बसीन राजापुर घाट की संधि, ठीक है, मराठा एम्पायर। और उतनी महत्वपूर्ण चीज़ें आज के टारगेट में हमने बताया आपको। कैरेक्टर बाजीराव प्रथम जी को देखना ध्यान से, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के अष्टमंडल को देखना, उनकी राजधानी, उनके राज्याभिषेक को देखना, और हमने आपको बताया कि 10 जो हमारे सिख गुरु हुए, उन सिख गुरुओं में क्या क्या उनसे महत्वपूर्ण टर्म्स हैं। ओके, और साथ में हमने आपको बताया 2 जो 1845-46 और 1848-49 में आपका अंग्रेज और सिख युद्ध हुए, अंग्रेज और सिख युद्ध हुए। ओके, कल का हमारा टारगेट रहेगा साथी आपका मराठा साम्राज्य और आपका विजयनगर साम्राज्य, और साथ में कुछ विविध होगा जो आपको पढ़ना है, हम उसकी फाइल अपलोड आपके लिए करवा देंगे। लेकिन मराठा साम्राज्य को और विजयनगर साम्राज्य को पढ़ेंगे। आज तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, उसमें से थोड़ा सा ही आपको याद रखना है, लेकिन कल कुछ चीज़ें होंगी विजयनगर साम्राज्य में जिन पर आपको फोकस बहुत ज़्यादा करना होगा। ओके, ख्याल रखें अपना बहुत सारा, बहुत अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, बाय बाय।